हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए थर्मोडायनामिक्स आपकी क्लास 12 के इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, तो आज के इस सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो कि सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, किस कंडीशन में एंथैल्पी और एंट्रोपी की क्या वैल्यू होगी, कब ये सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी, कब इंक्रीज होगी, कब नेगेटिव में होगी। तो ये सारी जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टर्म्स से ही रिलेटेड आपको आपके नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, कितना मॉडरेट लेवल पर किस किस टाइप के हर एक टॉपिक से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस करी है। जो हमने क्वेश्चन बताया है इसी तरीके से आपको जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा सेशन होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का काफी ज्यादा वेटेज भी है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बहुत सिंपल हमने एक्सप्लेनेशन रखा है, सो दैट कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। जैसे कि मैं आपको क्विकली बता दूं कि एमएच बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव लेक्चर्स आपको देखने मिलते हैं हमारे ऐप पर। देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 50+ टेस्ट सीरीज हमारी होती है। टेस्ट सीरीज को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से मालूम पड़ेगा। आपको नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हमने नोट्स बना रखे हैं आपके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एक बारी भी आप रीड करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देन 2000+ रिविजन पीडीएफ, जिसमें हम आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, सेट्स ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, जिससे कि आपको इजीली आप एंड टाइम पर एग्जाम कर उसको आप रीड आउट कर सके और उसको आप समझ सके। तो ये कोर्स हम आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारी लैंग्वेजेस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और 100% सिलेक्शन गारंटी है कि 100% हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन जो है आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की होती है। तो जिसके लिए आपको जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। और साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। देखिए, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पर आप ग्लोबल ऑनलाइन लिख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से हमारे लोगो आपको नजर आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, एंड देन कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन जो है ये आपके मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप पर पॉपअप हो जाएगी। एंड देन आप जो ऊपर की तरफ सर्च बार है इसमें आप टाइप करिएगा MHCET नर्सिंग। तो आप नर्सिंग इस तरीके से कोर्स को आप टाइप करते हो सर्च बार में, तो आपको सारा सब कुछ जो स्टडी मटेरियल है ये आपको नीचे सारे शो होने लगेंगे कोर्सेस। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे सिलेबस, नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पर मेंशन होगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, और लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस वर्क डन इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। अब उसके लिए मान लीजिए फ्री एक्सपांशन मतलब क्या होगा, किस तरीके से इस प्रोसेस में वर्क डन होगा हमारा, उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई पिस्टन है और यहाँ पर कोई एक गैस फिल्ड है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो पिस्टन है, पिस्टन को वैक्यूम में रखा गया है। ठीक है, पिस्टन को वैक्यूम में रखा गया है, दैट मीन्स वैक्यूम में जो हमारा प्रेशर होगा ये 0 होगा। यानी कि वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हो जाता है P एक्सटर्नल PdV हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर, हम बाहर का प्रेशर देख रहे हैं। तो वैक्यूम में अगर जब हम प्रेशर रखें तो वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका वर्क डन 0 होगा। यानी ये जो गैस है आपकी, ये फ्रीली एक्सपांड भी कर पाएगी। ठीक है, फ्री एक्सपांड कर पाएंगे क्योंकि बाहर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो गैस जो है फ्रीली एक्सपांड हो पाएगी। तो जब भी गैस फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में हो, उस केस में आपका जो वर्क डन होगा ये 0 होगा। ठीक है, फ्री एक्सपांशन का मतलब ही होता है जो आपका एक वैक्यूम के अंदर आपका एक पिस्टन रखा गया है और गैस फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, तो इस केस में आपका वर्क डन इज ऑलवेज
0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a container filled with a sample of an ideal gas at the pressure of 1.5 atmosphere. The gas is compressed isothermally to 1/4 of its original volume. What is the new pressure of the gas? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, उस केस में हमें प्रेशर गिवन है। अब इस केस में हमें पूछा गया है गैस जो है आइसोथर्मली कंप्रेस करा जा रहा है इनके 1/4 ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो इस केस में एक नया हमारा प्रेशर जो है ये क्या होगा गैस का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कंडीशन दी है आपको, आइडियल गैस दिया है। तो आइडियल गैस हमें पता है होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें तो गैस को कंप्रेस करा जा रहा है आइसोथर्मली, दैट मीन्स टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। आइसोथर्मली यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर सारी चीजें हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा है। तो उस केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और आपका आर भी एक गैस कांस्टेंट होता है, तो उस केस में हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर नहीं दिए जाए तो ये पूरा टर्म हमारा एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगा आपका PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें दो स्टेजेस दिए गए, हमें न्यू प्रेशर पता करना है गैस का, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि हमें एक इनिशियल और फाइनल स्टेज का हमें पता करना है क्या है, ठीक है। हमें इनिशियली सारे स्टेट की हमें इंफॉर्मेशन दी है और P2 हमें यानी कि न्यू प्रेशर यानी कि P2 हमें पता करना है इस केस में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम P1 लिखे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2, और देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है बता रहा है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो न्यू वॉल्यूम है इंटू 1/4 ऑफ V1। V2 को हम 1/4 ऑफ V1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर V1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में आपका जब P2 वैल्यू है, क्योंकि हमें P2 भी पता करना है न्यू प्रेशर, तो P2 को हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो P2 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4P1, हमने बस 4 को इस साइड मल्टीप्लाई करा, ठीक है। सो P2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू P1, हमें प्रेशर दिया है यहाँ पर 1.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 4 इंटू 1.5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6 एटमॉस्फेयर, यानी कि जो न्यू प्रेशर आ रहा है इस केस में ये आपका हो जाएगा 6 एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, Which of the following is the characteristics of an adiabatic process? तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रहा है। तो सबसे पहले आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम कोई अंडर थर्मोडायनामिक कंडीशन हम अगर कोई कंडीशन देखें, तो मान लीजिए दो कोई कंटेनर है और उसमें गैस फिल्ड है, एक तरीके से कुछ फिल्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इनिशियली देखें तो P V एंड T यानी कि P1 V1 T1, और फाइनल स्टेज में होता है P2 V2 T2, यानी कि सब कुछ चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स आइडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए जो Q है, Q हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि Q जो है ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। डेल्टा Q दैट मीन्स चेंज इन हीट, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में। तो इस केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो ये होता है हमारा थर्मस। जैसा कि हम थर्मस में टी वगैरह हम रखते हैं, चाय वगैरह हमारे थर्मस में हम फिल करते हैं, तो आप देखोगे कि अंदर जो टेम्परेचर है वही मेंटेन होता है। यहाँ पर हीट चेंज ट्रांसफर नहीं होती है, वो देर तक आपको दिखेगा कि वो कुछ घंटे तक गर्म रहती है चीज़ें। तो उस केस में क्यों गर्म रहती, ताकि जो हीट है हीट नहीं ट्रांसफर हो रही है उसमें। तो इसीलिए यही कंडीशन होती है, वो आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो Q है Q ऑलवेज 0 होता है। तो इसीलिए आइडियाबैटिक प्रोसेस को जो ऑप्शन यहाँ पर जिसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्शन सी, दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a sample of an ideal gas taken through a closed cycle is presented by the PV diagram. The process 1-2 is perfectly isothermal. Which of the following is true about the change in internal energy during the process 1-2?
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक आइडियल गैस का एक सैंपल लिया गया है और उसको हमें एक ग्राफ वे में प्रेजेंट करा गया है पीवी डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पर जो प्रोसेस 1-2 है ये आइसोथर्मल है, ठीक है, 1-2 है इस डायग्राम में, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हमें बता रहा है। अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस 1-2। तो अब यहाँ पर यानी कि हमें डेल्टा यू के बारे में पूछा जा रहा है कि डेल्टा यू क्या होगा इस केस में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें आइडियल गैस दी है और आइडियल गैस दी है, तो आइडियल गैस के अंदर अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। तो जैसे कि यहाँ पर एन सी वी जो है ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल हीट कैपेसिटी उस गैस की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वेयर n here is number of mole, और अगर C की हम बात करें CV तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। जनरली देखिए यहाँ पर जो डेल्टा T है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के अगर हम कंडीशन देखें तो आइसोथर्मल बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो यानी कि सेम और थर्मल यानी कि टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। जब भी डेल्टा टी कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म एक तरीके से 0 हो जाएगा, तो इस केस में डेल्टा यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर देखिए 1-2 प्रोसेस अगर यहाँ पर आइसोथर्मल है तो इस केस में जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वैल्यू है 1-2 प्रोसेस के लिए ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट। The state of an ideal gas is changed in 4 different steps. A gives B, B gives C, C gives D, and D gives A. The gases move from the state C to state D isothermally, during which process no work is done by the gas. तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर हमें काफी सारे स्टेट दिए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो गैस है ये मूव कर रही है। अब हमें पूछा गया है ऐसा कौन सा गैस है और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा वर्क डन है बाय द गैस वो 0 है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर वर्क डन है तो वर्क डन देखिए दो ही चीज से चेंज होगा, ठीक है, वर्क डन दो ही चीज से, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है P dV, यानी कि प्रेशर 0 हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, ठीक है। अब प्रेशर होगा, सेकेंड प्रेशर 0 होना चाहिए, या फिर सेकेंड थिंग हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है ये चेंज होना चाहिए डेल्टा वी या फिर डी वी। तो यहाँ पर P जो है P तो हमें पता है P कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर डेल्टा V, जो कि हमें बताना है इस केस में कि डेल्टा V 0 कहाँ पर होगा, यानी वॉल्यूम की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, तभी हमारा जो यहाँ पर वर्क है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम अगर हर एक स्टेट में देखें तो सबसे पहले B और C में देखें तो B में यहाँ पर है पॉइंट और C में आने के बाद वॉल्यूम कुछ यहाँ पर कुछ होगा, चेंज हो रहा है B से C में, उसी तरीके से C में यहाँ पर है, D में यहाँ पर है, इस पॉइंट पर अगेन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब D से A में अगर हम देखते तो D में यहाँ पर इस पॉइंट पे और A के पास यहाँ पर, यानी कि चेंज हो रहा है, लेकिन A से अगर हम B पर जा रहे हैं तो A से B में वॉल्यूम जो है उसी वही होगा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है 0 हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ए और से बी में जाने के लिए एक वैल्यू हो रही है वॉल्यूम की, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पर जाकर। तो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस केस में 0 हो जाएगा, आपका डेल्टा वी यहाँ पर 0, पी कुछ होगा लेकिन डी वी 0 हो जाएगा, इसीलिए पूरा टर्म यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो वर्क डन जो है यहाँ पर जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में 0 हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टू बी। ठीक है, नेक्स्ट। Which of these statement best describes the second law of thermodynamics regarding entropy? तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, एक तरीके से हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये बताता है एक तरीके से, ये रैंडमनेस को बताता है कि कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में, कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है उसको बताता है डेल्टा एस,
या फिर जिसे आप एंट्रोपी कहते हो। तो देखिए कभी भी अगर हम देखें, जैसे एक रूम है, मान लीजिए रूम में अगर शेल्फ्स में बुक अरेंज है और प्लस अगर रूम में रैंडमली बुक सब जगह फैले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा एस वैल्यू है किस केस में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली रैंडमनेस को बताता है, तो जो बुक यहाँ वहाँ गिरी होगी उस केस में, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू याद रखेगा इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती है अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो डेल्टा एस वैल्यू जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और कुछ केस में कांस्टेंट हमें देखने मिलती है। तो यही बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है जो डेल्टा एस वैल्यू है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी कि वो हर वक्त आपको उस वैल्यू, उस यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू आपको इंक्रीज होती मिलेंगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर हम देखें करेक्ट आंसर तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, What does the second law of thermodynamics provide? तो second law of thermodynamics एक तरीके से हमें किस प्रोसेस के बारे में बताता है कि heat transfer during the process, या फिर total work done, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, या फिर नेचर ऑफ प्रोसेस, किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनामिक है ये हमें ऑलवेज proceed in the direction so that the entropy of the system and surrounding always increase, एक डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो एंट्रोपी यानी कि जैसे कि हमने देखा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है जो डेल्टा एस वैल्यू है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की ऑलवेज आपको डेल्टा एस वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हर वक्त ये वैल्यू एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है हमें कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की डेल्टा एस वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और ऑलवेज बढ़ती रहेगी, और कुछ कुछ केस में आपको कांस्टेंट देखने मिलती है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का, ये इंफॉर्मेशन बताने में पीछे रह गया, ठीक है। सो दस द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एज ऑलवेज। तो एक तरीके से यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा एच। डेल्टा एच वैल्यू हमें पूछा जा रहा है कि क्या होगी जब कंबशन होगा। तो कंबशन एक तरीके से देखिए यहाँ पर कंबशन दैट मीन्स के कोई भी हम कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम इथेन लेते हैं C2H6 प्लस, हम इसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने मिलती है प्लस वाटर एंड कुछ एनर्जी हमें देखने मिलती है जो कि रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में जब भी हम ये इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट के साथ साथ देखने मिलता है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जब इथेन प्लस ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पर ये जो है H रिएक्टेंट है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर देखिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP हम इसको लिख देते हैं। तो H यहाँ पर HP में अगर हम देखें और HR में यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पर डेल्टा H क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेल्टा H हो जाएगा HP माइनस H रिएक्टेंट। अब देखिए जब एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी जब भी लॉस हो रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ HP की वैल्यू कम होगी। रिएक्टेंट में अगर हम देखें, रिएक्टेंट में एनर्जी कोई भी लॉस नहीं हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास HR की वैल्यू होगी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी और HP की वैल्यू कम होगी। और अगर मान लीजिए HP की वैल्यू कम है और HR की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें डेल्टा H की वैल्यू हमें नेगेटिव में देखने मिलेगी। मान लीजिए HP की वैल्यू कुछ हमारी है 5, ठीक है, और HR की वैल्यू क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है, मान लीजिए 12 है, तो इस केस में हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव में ही आंसर हमें मिलने वाला है -7। तो डेल्टा H देखिए जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर हम देखें तो ऑलवेज आपको नेगेटिव वैल्यू देखने मिलेगी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेगेटिव। नेक्स्ट,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से इक्वेशन में डेल्टा एच जो है ये बराबर होगा डेल्टा यू के, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमें किस रिएक्शन में देखने मिलेगी। तो देखिए डेल्टा एच का अगर हम फॉर्मूला देखें तो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज इन डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, डेल्टा यू है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच आपकी एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें पहली अगर, तो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है 2 और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो उसके लिए डेल्टा एन जी का यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें डेल्टा एन जी का फॉर्मूला होगा एन जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस एन जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में टोटल 2 मोल्स है, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर साइन है, तो माइनस रिएक्टेंट में भी देखिए 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड 1 मोल ऑफ H2, तो यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 होगी। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो सारा R और T भी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा U के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। उसी तरीके से आप बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन बी में देखिए 1 मोल ऑफ N2 और यहाँ पर 3H2 है, यानी कि रिएक्टेंट में यहाँ पर 4 है और प्रोडक्ट में सिर्फ 2 है, तो 4 माइनस 2 इज 2। तो यहाँ पर T वैल्यू आएगी आपकी और कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा H और डेल्टा U एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। उसी तरीके से ऑप्शन सी में भी देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ऑप्शन डी में भी यहाँ पर टोटल 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 मोल्स है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर आएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए में ही आपका जो डेल्टा एच है ये डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप सारी इक्वेशन के लिए आप खुद भी कैलकुलेट कर कर देख सकते हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements best describes the third law of thermodynamics? तो thermodynamics को third law of thermodynamics किस स्टेटमेंट में हमें बता रहा है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कौन सा स्टेटमेंट है? तो देखिए वो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन बी में, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस एट अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। मतलब कि क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपको बताता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई प्योर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है हमारे पास, मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी का वैल्यू जीरो होगा, ये बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तरीके से अगर हम यहाँ अभी तक एंट्रोपी देखते आ रहे हैं, तो एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी बताता है मेजर्स ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है, इसमें आपके पास वाटर फिल है, तो अगर हम आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हीट प्रोवाइड करने के बाद हमारे जो मेजर ऑफ डिसऑर्डर वैल्यू है उस स्टीम की ये बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा ही आएगी वैल्यू। अब देखिए इस केस में अगर हम कोई प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हमने लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमें बोला है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है जीरो टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है वो आइस बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है हमारा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जिसकी वजह से जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगी वो बहुत कम होगी, नहीं के बराबर। तो यहाँ पर इस केस में हमारा यहाँ पर जीरो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है यहाँ पर जीरो तक पहुंच जाएगा। तो यही एक तरीके से यही होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी के बारे में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero, ठीक है।
सो दैट्स इट। अब हम इस सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।